हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आसपास के पदार्थ के सेकंड पार्ट के वीडियो में क्लास 9th के। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रियाकलाप 1.8 हम पढ़ेंगे। एक थाली में जल लेना है आपको और उसे उंगली से काटने का प्रयास करना है। आप देखेंगे कि आप जल को काट नहीं पाते हैं, यानी वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता नहीं है। और ऊपर जो हमने पिछले भाग में क्रियाकलाप पढ़े थे और बाकी अभी जो क्रियाकलाप पढ़ा है उसके अनुसार कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। जितने भी पदार्थ हैं सभी के कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है और उस बल के कारण पदार्थ एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते या पदार्थ के कण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगला है पदार्थ की अवस्थाएं। तो हमारे आसपास जो भी पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं वो प्रायः 3 अवस्थाओं में होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये तीनों ही अवस्थाएं उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसके कारण होती हैं। जैसे कि ठोस के बीच के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए वह ठोस होता है। द्रव के बीच का आकर्षण बल कम होता है कणों के बीच में, इसलिए उसको द्रव अवस्था कहते हैं। और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो सबसे कम होता है और इसलिए वे कण बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था क्या है, इसके बारे में क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करना है, आपको इकट्ठा करना है: पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़ी। और इन वस्तुओं को के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को बनाना है। क्या इन सभी वस्तुओं का एक निश्चित आकार है? जी हाँ, सभी वस्तुओं का एक निश्चित आकार होगा। उनकी सीमा यानी लाइन होगी और उनका आयतन भी एक जैसा रहेगा। इन पर हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है? कुछ वस्तुएं टूट जाती हैं और कुछ नहीं टूट पाती हैं। इनका एक दूसरे में विसरण संभव है, यानी ये एक दूसरे में नहीं मिलती हैं अगर एक दूसरे में इनको मिलाने की कोशिश की जाती है। और बल लगाकर इनको दबाना भी लगभग असंभव है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस पदार्थों के हैं और हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है और इनकी आकृति निश्चित होती है तथा इनका आयतन भी निश्चित होता है। और नगण्य संपीड्यता यानी इनको दबाया नहीं जा सकता। बाहरी बल लगाने पर ठोस अपना आकार बनाए रखता है, यानी वह आकार परिवर्तित नहीं करता। और बल लगाने पर ठोस टूट जाता है लेकिन उसका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ यानी कठोर होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाए? इसको खींच सकते हैं, इसका आकार बदल जाता है, क्या यह ठोस है? दूसरा, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी, नमक उन्हीं बर्तनों के आकार का हो जाता है, परंतु क्या यह ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसको दबाया जा सकता है। तो ये सभी ठोस हैं क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर पहले जैसा हो जाता है। और ज़्यादा बल लगाएंगे तो यह टूट जाता है। चाहे हम नमक की बात करें चाहे चीनी की बात करें, जब भी हम इन्हें अपने हाथ में लेते हैं या किसी प्लेट या जार में रखते हैं तो इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। चीनी जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं उसके जो कण होते हैं उनका आकार नहीं बदलता है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु समावेशित होती है। जब इसको दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है जिससे यह दब जाता है या इसकी संपीड्यता जो है वो आती है। अगला है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में आप क्रियाकलाप पढ़िए। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करना है: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय भी हो सकते हैं। इनमें विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने का प्रयास कीजिए। इन द्रवों को फर्श पर डालकर देखिए क्या होता है। किसी द्रव का 50 ml मापकर बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालिए। प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है अथवा नहीं? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर यह आसानी से बहता है? जी हाँ। प्रेक्षण हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित रहता है, यानी अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी के आकार का हो जाता है। द्रवों में बहाव की क्षमता होती है, यानी ये बह सकते हैं। इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभवतः है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं व पौधों के लिए ज़रूरी होती हैं। सभी जीवधारियों के अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं और जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों ही घुल सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण अधिक स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान यानी खाली जगह जो है वो अधिक होती है। अगला भाग हम गैसीय अवस्था पढ़ेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर देता है?
उससे पता लगाएं कि सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है और उससे पूछें सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो विद्यार्थियों, सिलेंडर में जो है और हीलियम गैस की वजह से जो है बहुत सारे गुब्बारे फूल जाते हैं, क्योंकि सिलेंडर में गैस को दबा कर रखा जाता है, इसलिए जब वह बाहर निकलती है तो बहुत अधिक स्थान घेर सकती है। 100 ml के 3 सिरिंज लीजिए और उनके सिरों को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दीजिए, चित्र में जैसा दिखाया गया है वैसा। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दीजिए। पहली सिरिंज में हवा रहने दीजिए, दूसरी सिरिंज में जल और तीसरी सिरिंज में चॉक के टुकड़े भर दीजिए। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाइए और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जिसमें हवा भरी हुई है वो सिलेंडर थोड़ा ज़्यादा आगे की तरफ दबाया जा सकता है, और जिसमें पानी या जिसमें चॉक भरा हुआ है वह सिलेंडर ज़्यादा आगे की तरफ नहीं दबाया जा सकता। तो हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों को दबाना काफ़ी आसान होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग होने वाली जो गैस है वो द्रवीकृत एलपीजी होती है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी उसको दबाकर ऑक्सीजन को सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। वाहनों में सीएनजी भरी जाती है, वह भी संपीड़ित होती है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस को छोटे से बर्तन में रखा जा सकता है। छोटे से आकार के सिलेंडर में भी बहुत अधिक गैस को भरा जा सकता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान लेते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैल कर हम तक पहुंचते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में काफ़ी दूरी से आ जाती है और इसकी तुलना में ठोस और द्रवों में विसरण जो है वो कम होता है। कणों की तेज गति तथा अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों को अन्य गैसों में विसरित होने में काफ़ी कम समय लगता है या बहुत कम समय में गैस एक दूसरे के साथ मिल जाती है। ये आप चित्र में देख रहे हैं विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप चित्र में देख रहे हैं कि ठोस के जो कण हैं वो बहुत पास पास हैं एक दूसरे के साथ, और गैस के जो कण हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, और गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, और जो द्रव अवस्था के कण हैं वो एक दूसरे से पास हैं बट ठोस जितने पास नहीं है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनिवार्य है अत्यधिक तीव्र और अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकरा जाते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराने पर ये उस पर दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से गुब्बारा जो है वो फूल जाता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।